हेलो गाइस, माई सेल्फ मौलिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको और ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रैपिड रिवीजन सीरीज। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दो बातें बताना चाहूंगी कि नंबर 1, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बहुत दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं किया था, मेरी तबीयत बीच बीच में बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, पर आप सभी लोगों ने मेरे लेक्चर्स को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा हेल्प हुई आप सभी की। ये बात सुन के मैं जल्द से जल्द रिकवर कर चुकी हूँ। अभी मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पे लाई हूँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जी हाँ, इस लेक्चर में हम लोग जीआई को शुरू करेंगे और अगले और 3 लेक्चर में हम लोग पूरे जीआई को खत्म कर लेंगे। इसीलिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान आप लोग बने रहे। ओके, चलो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, वहां पे जाना है और वहां से आप लोग ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पढ़ा था, इस वाले लेक्चर में हम लोग जीआईटी शुरू कर रहे हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में याद है ना, मैंने आपको वीडीआरएल बताया था, अगर वो वाला लेक्चर नहीं दिखा है, उससे पहले मैंने सीएनएस कवर करवाया था, सीएनएस यूटीआई हमने कवर कर दिया है। अब हम लोग मक्खन की तरह जीआईटी कवर करेंगे। तो यूटीआई में मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था, जल्दी बताओ। सिफिलिस के बारे में बताया था कि सिफिलिस में ट्रिपोनिमा पैलिडम के बारे में एवरीथिंग मैंने आपको बताया था, वो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर सकती, अगर नहीं देखा तो वो देख के आओ। इसके अलावा मैंने आपको ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के बारे में बताया था और हमने वीडीआरएल टेस्ट को एकदम आसानी से खत्म किया था। ओके, चलो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जीआईटी के जो सारे बैक्टीरियल डिजीजेस है, कॉलेरा हो गया, शिगेल्ला, टाइफॉइड एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी चीजों को खत्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला डिजीज हमारे सामने आ चुका है, विच इज कॉलेरा। अरे कॉलेरा को हाईलाइट नहीं किया यार, हाईलाइट किए बगैर मजा नहीं आता, पढ़ाई कैसी भी हो, नोट्स हमेशा हाईलाइटेड होने चाहिए। चलो, हाँ, तो कॉलेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा, वैसे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, पर जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको वहां पे राइस वाटर स्टूल दिखे जिसके साथ कोई फीवर नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट, ये राइस वाटर स्टूल वाला हमें याद रह जाता है, फीवर नहीं होता ये हमें याद नहीं रहता। जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो फीवर होता ही है, पर इस वाले में कॉलेरा में फीवर देखने को नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पे वाइवा में आपको ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, इसका प्रेजेंटिंग फीचर्स में वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन, राइस वाटर स्टूल एंड नो फीवर। नो फीवर कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते, पर अगर आपने अच्छे आंसर दिए तो वाइवा में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर याद रखिएगा। चलो, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ये नीचे कैसे हो गया, इसको ऊपर करते हैं, रुको। हाँ, चलो, अभी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरी, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो या फिर उससे भी पहले शायद पढ़ा होगा। विब्रियो कॉलेरी, अब ये कैसा दिखता है? ये कॉमा शेप ऑर्गेनिज्म है। कॉमा शेप यानी कि देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, ये पता नहीं अजीब सा कॉमा बन चुका है, पर ठीक है, आप ऐसे समझ लो, ये कॉमा शेप ऑर्गेनिज्म है। अभी इसके एंड में भी एक फ्लैजिल्ला होगा, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैं अब बनाऊंगी। हाँ, हंस रहे हो, दीदी भूल गई, अभी दीदी को याद आया इसीलिए दीदी ने बनाया। हाँ, दीदी भूल गई थी, सॉरी। तो चलो, ये कॉमा शेप ऑर्गेनिज्म है, इसके इसके पास एक फ्लैजिल्ला होता है क्योंकि ये मोनोट्राइकस होता है। मोनोट्राइकस में हमने एग्जांपल पढ़े थे जनरल माइक्रोबायोलॉजी में, जिसने नहीं देखा मैं बता देती हूँ। वीआईपी, वीआईपी यानी कि विब्रियो, एंड यहाँ पे स्यूडोमोनास, और आई यानी कि आई से वन फॉर सिंगल फ्लैजिला। ओके, हो गया याद। चलो, पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। पहले तो तुम गंदा गटर का पानी वाला खाना खाओगे, रस्ते का खाना खाओगे जो कि अनहाइजीनिक होगा, वो तुम खाओगे। देखो, मैं यहाँ पे रस्ते का खाने का मतलब स्ट्रीट फूड का अगेंस्ट में कोई कैंपेन नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड की फैन हूँ, पर अगर आपने अनहाइजीनिक प्लेस में ऐसा कुछ खाना खा लिया जहाँ पे कॉलेरा का बैक्टीरिया है, तो फिर वो आपके शरीर में जाएगा, आपके नहीं जाएगा, चलो मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे शरीर में जाएगा और वहां पे होगा ये टीसीपी यानी कि टॉक्सिन को रेगुलेटेड पाइलाई। ये एक पर्टिकुलर एंटीजन होता है बैक्टीरिया के सरफेस में, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा के साथ जुड़ जाता है। अब म्यूकोजा क्या होता है अगर नहीं पता तो तुम एमबीबीएस में क्या करने आई हो, सीरोसा, उसके बाद मस्कुलरीज, उसके बाद सब म्यूकोजा, उसके बाद एकदम इंटरनल लेयर होता है म्यूकोजा। चलो बता दिया। देखो, अभी ये टीसीपी यानी कि टॉक्सिन को रेगुलेटेड पाइलाई जो कि म्यूकोजा के साथ अटैच हो गया, अंदर वाले लेयर में अटैच हो गया। अब देखो ना तुम, एक लूमेन है, लूमेन के सबसे अंदर वाला लेयर तो म्यूकोजा ही है ना, तो यहाँ से आएगा बैक्टीरिया, यही पे ना अटैच होगा। ओके, यहाँ पे अटैच हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये क्या करता है, ये बहुत शैतान है। ये दो एंजाइम्स है इसे प्रोड्यूस करता है, एक होता है म्यूसिनेस और एक होता है हीमैग्लूटिनिन प्रोटीएज। मेरे साथ 3 बार बोलिए, म्यूसिनेस, हीमैग्लूटिनिन प्रोटीएज, म्यूसिनेस, हीमैग्लूटिनिन प्रोटीएज, म्यूसिनेस एंड हीमैग्लूटिनिन प्रोटीएज। आज मैं बहुत ज्यादा रोस्ट करने के मूड में हूँ, इसीलिए आपको मेरे पढ़ाने के अंदाज में कुछ डिफरेंस
नजर आ सकता है, पर आप बने रहे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह क्लियर होने वाले हैं। चलो अभी आगे देखो, ये म्यूसिनेज और हीमोग्लूटिनिन प्रोटीएज को रिलीज करेगा। कौन करेगा? टॉक्सिन को रेगुलेटेड पाइलाई करेगा। अब ये म्यूकोजा को खत्म कर देगा। म्यूकोजा में आया, म्यूकोजा में अटैच्ड हुआ और म्यूसिनेज और हीमोग्लूटिनिन प्रोटीएज को रिलीज किया और म्यूकोजा को ही खत्म कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारे एक्स की तरह है। ओके चलो, अभी ये म्यूकोजा को पेनेट्रेट करके रिलीज करेगा कॉलेरा टॉक्सिन। अब यहाँ से होता है असली कहानी शुरू। अब दीदी आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो? बाकी के डिजीज तो आपने इतने डिटेल में नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पैथोजेनेसिस पूछते हैं वाइवा में भी और क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है चलो, अभी ये कॉलेरा टॉक्सिन क्या चीज होता है? देखो, एक गोल बनाओ, उसके ऊपर ये अगर एक गोल सेल है, उसके ऊपर ये वाला पार्ट ये टॉक्सिन है। अब इस टॉक्सिन में तुम देख सकते हो कि दो अलग कलर से मैंने बनाया है। इस टॉक्सिन के दो सब यूनिट्स होते हैं। जितना बता रही उतना समझते जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एक होता है एक ए सब यूनिट, एक होता है बी सब यूनिट। ठीक है, देखो अभी ये जो बी सब यूनिट है ये सेल के साथ चिपकने में इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। ओके, अभी ये बी सब यूनिट आके सेल के साथ चिपकेगा और ए सब यूनिट को घुसेड़ देगा सेल में। ओके, कैसे याद रखोगे कौन सा हेल्प करता है चिपकने में, कौन सा हेल्प करता है घुसने में? ए वाला देखो एक पॉइंटेड अल्फाबेट है। अब ये पॉइंटेड है तो ही तो ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बी वाला अटैच होगा बेस के सेल के साथ और ए वाला अंदर जाएगा। वही पे यही पे लिखा है एंटर्स इनसाइड सेल और बी वाला अटैच विद द सेल विद बाइंडिंग टू GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर। अब कहीं पे भी जाके बाइंड नहीं हो सकता ना, तो ये कौन सा वाला रिसेप्टर पे बाइंड होता है? GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर। मेरे साथ बोलो, कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? म्यूसिनेज एंड हीमोग्लूटिनिन प्रोटीएज। इसके बाद म्यूकोजा को पेनिट्रेट करके वो कॉलेरा टॉक्सिन रिलीज करता है। अभी देखो, अभी सेल के अंदर NAD और ADP नाम के दो दोस्त हैं। ठीक है, एक का नाम है NAD और एक का नाम है ADP। चलो दोस्त नहीं, तुमको रिलेशनशिप से ज्यादा समझ आता है, तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप है NAD और ADP का। अब ये ए सब यूनिट, अब ये सेल के अंदर वैसे तो बैठने के लिए आया है नहीं, ये आके इन दोनों में करवा देता है ब्रेकअप। ठीक है, अभी NAD अपने रास्ते, ADP अपने रास्ते। NAD ने सोचा कि चलो भाई ब्रेकअप हुआ, कोई दूसरा आ जाएगा तो वो तो स्टेबल है, पर ये जो ADP है ये बड़ा रोने लगा, ये मतलब बहुत दुखी है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं क्या करूं? तो अब इसको कंधा देने आएगा राइबोज। देखो, पॉजिटिविटी का सिंबल के हिसाब से मैंने इसमें येलो कलर दिया है कि राइबोज आके ADP को कंधा देगा कि नहीं तुम इतना उदास मत हो, मैं हूं तुम्हारे लिए। अब ये जो ADP और राइबोस है ना, ये दोनों मिलके जाएंगे जुड़ने जी प्रोटीन के पास। जी प्रोटीन के पास जुड़ा तो कौन जुड़ा? ADP और राइबोस। इसी को बुक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है ADP राइबोसाइलेशन ऑफ जी प्रोटीन। तुम बताओ कोई टफ चीज है क्या? NAD और ADP रिलेशनशिप में थे, ए सब यूनिट आया, उनका ब्रेकअप करवा दिया। अब ये जो NAD अपने रास्ते, ADP अपने रास्ते, ADP रोने लगा, राइबोस आया और दोनों जुड़ गए। ADP और राइबोस जुड़ के जी प्रोटीन के साथ अटैच हो गए। इसी को फैंसी लैंग्वेज में कहा जाता है ADP राइबोसाइलेशन ऑफ जी प्रोटीन। कितना आसान है, तुम देख रहे हो। देखो, अभी ये ADP राइबोसाइलेशन ऑफ जी प्रोटीन तो हो गया। अब इससे क्या होगा? अब इसमें सेल में जो ATP वगैरह है ना, तो ये ATP CMP में कन्वर्ट होगा। क्यों होगा दीदी? अभी ये ADP राइबोसाइलेशन ऑफ जी प्रोटीन जो है ना, ये एडिनाइलेट साइक्लेज को इंक्रीज करता है। देखो, मैकेनिज्म थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से समझ आए, पर अगर फिर भी आपको याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो, जो कि हो सकती है, मैं रिवाइज करवा दूंगी, पर इसको आपको 2-3 बार लिख के खुद से याद करना है। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको कहानी बताई है, आपको उसी सीक्वेंस में याद करना है, तो ही अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लो। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है, वो लिस्ट में आपको बता दूंगी, पर इसको अच्छे से याद रखो। तो क्या हुआ? ADP राइबोसाइलेशन ऑफ जी प्रोटीन जब हुआ तो ये एडेनाइलेट साइक्लेज को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारे जो सेल्स है, इंटेस्टाइनल जो सेल्स है लुमेन में, तो वो जो ATP है सेल्स में, वो CMP यानी कि साइक्लिक AMP में इंक्रीज होता है। अब ये साइक्लिक AMP काम करता है, क्या करता है? क्लोराइड सिक्रेटरी चैनल को एक्टिवेट कर देता है और सोडियम एब्जॉर्ब चैनल को इनएक्टिवेट कर देता है। क्लोराइड को एक्टिवेट, सोडियम को इनएक्टिवेट। नॉर्मली क्या होता है? सोडियम एक्टिवेट रहता है, क्लोराइड इनएक्टिवेट रहता है, इससे सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। इतना तो पता है ना? नहीं पता? अभी पता कर लो। सोडियम नॉर्मली एक्टिवेट होता है और क्लोराइड इनएक्टिवेट होता है, ये इसको उल्टा कर देता है। अब अगर ये इसको उल्टा करेगा तो क्लोरीन तो सीक्रेट होगा ना लुमेन में, और ये सोडियम एब्जॉर्ब को भी इनएक्टिवेट कर दे रहा है, तो सोडियम भी लुमेन में आएगा और सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा? तुमको भी पता है, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये लुमेन में एक्यूमुलेट होगा। अब जहां नमक वहां पानी। देखो, लुमेन में अगर सोडियम क्लोराइड बनेगा तो वाटर तो सेल से बाहर आएगा ही ना, तो वाटर मूव्स पैसिवली इनटू लुमेन बिना कोई एनर्जी खर्च किए। कैसे? क्लोराइड आ रहा है, सोडियम आ रहा है। कैसे आ रहा है? सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन वाला चैनल है उसको इनएक्टिवेट कर दिया और क्लोराइड का सिक्रेटरी जो चैनल इनएक्टिवेट था उसको एक्टिव कर दिया। सोडियम क्लोराइड आया, जहां नमक वहां पानी, अभी पानी आ गया और ये लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सिक्रेटरी आ गया। कितना आसान है, तुम देख रहे हो। दोबारा से रिवाइज करते हैं। चलो, पहले ये कॉलेरा ऑर्गेनिजम्स आया, हमारे शरीर में गंदा खाना खाया, उसके बाद ये TCP यानी कि टॉक्सिन को रेगुलेटेड पाइलाई, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के जाके अटक गया। अब ये अटकने के बाद क्या रिलीज किया? म्यूसिनेज एंड हीमोग्लूटिनिन प्रोटीएज।
क्यों? ये प्रोटीज, ये म्यूकोजा लेयर तो है प्रोटीन का बना हुआ ना, तो प्रोटीज तो लगेगा इसको तोड़ने में। इसको तोड़ा, उसके बाद कॉलर टॉक्सिन रिलीज किया। कॉलर टॉक्सिन के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है बी और एक होता है ए। बी क्या करता है? अटैच होता है। कहाँ अटैच होता है? GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल। और ए सब यूनिट क्या करता है? ऐसे शार्प है ना, तो सेल के अंदर घुस जाता है। घुसते ही क्या करता है? NADP और ADP का रिलेशनशिप था, उसको ब्रेकअप करवा दिया। तो ADP तो बड़ा परेशान हो गया, रोने लगा। तो ये ADP के साथ, ADP को कंधा कौन देता है? राइबोज। अब ये राइबोज ADP के साथ जुड़ के बोलता है चलो हम लोग घूमने जाते हैं। कहाँ जाएंगे? जी प्रोटीन के पास। इसी को फैंसी लैंग्वेज में कहा जाता है ADP राइबोसाइलेशन ऑफ जी प्रोटीन। अब ये होने के लिए, ये होने के बाद क्या होता है? एडेनाइलेट साइक्लेज का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ जाता है। ये बढ़ने की वजह से ATP कन्वर्ट हो जाता है CMP में। ये प्रोसेस नॉर्मली भी होता है, पर क्योंकि इसका मतलब एंजाइम का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो प्रोसेस ज्यादा होगा। जितना CMP जरूरी है सेल में, उससे ज्यादा बनेगा। अब ये ज्यादा बनेगा, इसीलिए क्लोराइड सिक्रेटरी चैनल एक्टिवेट हो जाएगा और सोडियम एब्जॉर्ब चैनल इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसकी वजह से लुमेन में आएगा NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट। अब ये जहां नमक वहां पानी। अब पानी यहाँ पे पैसिवली लुमेन में आएगा और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा, सिक्रेटेड रहेगा। कितना आसान है, देख लिया। अभी ये तुम्हें एक प्रोसेस इसे रटना है। अगर एक बार में याद नहीं हुआ, मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, पर फिर भी तुम्हें इसे दो बार बना के लिखना है, ठीक है? ये रट लो। ये प्रोसेस सेम फॉलो होता है इन चारों ऑर्गेनिजम्स में। कैसे याद रखोगे? CMP बढ़ रहा है ना, मेन तो ये CMP बढ़ रहा है, इसी वजह से ये डायरिया हो रहा है। अगर यहाँ पे भी आके प्रोसेस खत्म हो जाता तो नहीं होता। CMP बढ़ रहा है तो टॉक्सिन इंक्रीजिंग CMP, हम लोग ऐसे याद रखेंगे। ये तो खैर प्रीति मैम का ट्रिक है, पर मैंने उनको क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए मैंने उनका नाम मेंशन कर दिया। ये मेरा ट्रिक नहीं है। CMP कैसे बढ़ेगा? देखो, किन किन चीजों में बढ़ेगा? CAMP, यही तो है ट्रिक। अब M को थोड़ा सा मॉडिफाई करके E कर दो, ठीक है? हो गया। M को ऐसे घुमा दो, E हो गया। तो C फॉर कॉलेरा, A फॉर एंथ्रैक्स, E फॉर एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, P फॉर पर्टुसिस। अब दीदी याद कैसे रखे? एंटेरोटॉक्सिजेनिक होगा, एंटेरोइन्वेसिव होगा, एग्जाम में तो कंफ्यूजन होगा। अरे बुद्धू, देखो टॉक्सिन कर रहा है ना, ये पूरा काम तो टॉक्सिन कर रहा है। यहाँ पे कॉलेरा टॉक्सिन है, सारे तो टॉक्सिन कर रहे हैं, तो एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई तो करेगा। टॉक्सिजेनिक क्यों है? टॉक्सिन रिलीज कर रहा है इसीलिए ना। अब हो गया, याद रहेगा ना? चलो अभी ये देखो, ये होता है कॉलेरा का स्टूल। देख रहे हो कितना एकदम राइस वाटर जैसा है, मतलब चावल को धोने के बाद जो पानी रहता है वैसा होता है। ये तो खैर थोड़ा सा पीला है, पर एकदम व्हाइट कलर का होता है। ओके चलो, याद रहेगा। अभी लैब डायग्नोसिस पढ़ लो। देखो फिकोरल प्रॉब्लम है तो स्टूल ही कलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेशली कलेक्टेड वाटर स्टूल बिफोर स्टार्ट ऑफ एंटीबायोटिक और रेक्टल स्वैब, ठीक है? हो गया। स्पेसिमेन ये है। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है ये आपको याद रखना है। इसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे, वाका। कैसे याद रखेंगे? मेरे साथ बोलो, वाका। वाका यानी कि V फॉर वेंकटरामन रामकृष्ण मीडियम, A फॉर एल्कलाइन सॉल्ट वाटर ट्रांसपोर्ट, C फॉर कैरिब्लेयर मीडियम। खैर ये तो तुमको सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा यही याद रखते हो ट्रांसपोर्ट मीडियम में तुम, पता है मुझे। और A फॉर ऑटोक्लेव्ड सी वाटर। ओके, ऑटोक्लेव्ड सी वाटर क्यों? इसे मैं आपको याद करवाऊंगी, एक थोड़ा वेट करो, बताती हूँ। तब वाका में क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट मीडियम वेंकटरामन रामकृष्ण मीडियम, एल्कलाइन सॉल्ट वाटर ट्रांसपोर्ट, C फॉर कैरिब्लेयर मीडियम एंड ऑटोक्लेव्ड सी वाटर। अब देखो, समुद्र में मछलियां होती है कि नहीं होती? तो समुद्र में जो मछलियां होती है, तो हम जब माइक्रोस्कोपी में इस ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ये तो कॉमा शेप होता है, दीदी आपने बताया था, ये कॉमा शेप होता है, रेक्ट फ्लैजेल्ला होता है। हाँ, कॉमा शेप ग्राम नेगेटिव रॉड्स इन पैरेलल रोज। ओके, ये तो होता ही है। तो ये पैरेलल रोज में जब ये ऑर्गेनिज्म ऐसे करके रहता है ना, तो ये दिखता है फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस। देखो मैंने भी अभी कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, मैंने भी ये फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस देखा, ऐसा नहीं है। किताबों में लिखा है, मैंने आपको याद रखने की आसानियत के लिए ऐसे बताया कि ऑटोक्लेव्ड सी वाटर, सी है, समुद्र में फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस दिखेगा। हो गया यार? चलो अब इसके साथ डार्टिंग मोटिलिटी या फिर शूटिंग स्टार मोटिलिटी ये शो करता है, मोनोट्राइकस फ्लैजेल्ला होता है। ये मैंने आपको बताया, दोबारा से बता दिया, ठीक है? कल्चर है नॉन फास्टिडियस, स्ट्रांगली एरोबिक, ग्रोज बेटर इन एल्कलाइन मीडियम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एल्कलाइन मीडियम में सबसे ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। कितने पीएच में? 8.2। इसीलिए तो इंटेस्टाइन में ग्रो कर रहा है। ये कॉलेरा का ऑर्गेनिज्म स्टमक में क्यों नहीं ग्रो कर रहा? क्योंकि स्टमक का पीएच बहुत ज्यादा कम है और इंटेस्टाइन का पीएच एक्जैक्टली 7.8 से 8.4 के बीच में, यानी कि 8.2 इसका जो आइडियल होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वही पीएच होता है। याद रख पाओगे? चलो अभी कॉजेज हीमोडाइजेशन ऑन ब्लड अगर, याद रहेगा? ये देखो हीमोग्लूटिनिन प्रोटीएज रिलीज कर रहा था ना, तो हीमोडाइजेशन ऑन ब्लड अगर करेगा इससे, ठीक है? अभी एनरिचमेंट ब्रॉथ, सिलेक्टिव मीडिया, ये दोनों आपको याद रखना है। एनरिचमेंट ब्रॉथ क्या चीज होता है? अभी इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मीडिया ब्रॉथ में। मैं जब आपको प्रैक्टिकल के लेक्चर्स मतलब डिलीवर करूंगी, तब आपको मैं इसका डिफरेंस अच्छे से बताऊंगी। अभी के लिए याद रख लो, एनरिचमेंट ब्रॉथ यानी कि जो इसके ग्रोथ को एनरिच कर रहा है, ठीक है? अभी एक एनरिच ब्रॉथ में मल्टीपल बैक्टीरियाज का ग्रोथ एनरिच हो सकता है। पर ये सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है? सिलेक्टिव मीडिया यानी कि मैं जो आपको लेक्चर दे रही हूँ ना, तो ऐसा मैं करूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं कुछ ज्यादा अच्छे ट्रिक्स बता दूं और कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे ट्रिक्स ना बताऊं। तो मैंने सिलेक्टिविटी शो किया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैंने अच्छे से ट्रिक बताया। तो यही करता है सिलेक्टिव मीडिया, कुछ बैक्टीरियाज को ग्रो करता है और कुछ बैक्टीरियाज के ग्रोथ को रिटार्ड करता है। यही तो होता है सिलेक्टिव मीडिया। अभी एनरिचमेंट ब्रॉथ का एग्जांपल पढ़ लो, ये एल्कलाइन मीडिया में ग्रो करेगा तो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। सिलेक्टिव मीडिया का एग्जांपल पढ़ लो, एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगर, मेरे साथ बोलो, एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगर, एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगर, एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगर। पर इससे भी इंपॉर्टेंट ये है,
TCBS, थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज, मीडिया। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज, मीडिया। थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज, मीडिया। थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज, मीडिया। पीएच कितना होता है? 8.6। ओके, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, देखो हाइलाइटर जैसा इफेक्ट देने की कोशिश की है कि ये जो ग्रीन मीडिया में ऑर्गेनिज्म येलो जैसे चमकते हैं, फ्लूरोसेंस ये शो करता है। क्यों? देखो, थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज, मीडिया। वैसे तो ये क्यों इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बट अगर आप किसी को जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। ये वैसे ये ज्यादा पूछते नहीं है, ज्यादा क्या पूछते ही नहीं है, पर इंटरेस्ट हो तो बता देना कमेंट में, मैं बता दूंगी। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉलेरा का लैब डायग्नोसिस। इससे पहले कि तुम खो जाओ, मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी कि स्पेसिमेन क्या होगा? फ्रेशली कलेक्टेड वाटर स्टूल बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स और रेक्टल स्वैब्स। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होगा? वाका, वेंकटरमन, रामाकृष्ण मीडिया, एल्कलाइन सॉल्ट वाटर ट्रांसपोर्ट, क्लैरीबेयर मीडियम, ऑटोक्लेव सी वाटर। ऑटोक्लेव सी वाटर से हमें क्या याद आएगा? माइक्रोस्कोपी में हम लोगों को पैरेलल रोज यानी कि फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस दिखेगा। इसके अलावा डार्टिंग मोटिलिटी या फिर शूटिंग स्टार मोटिलिटी दिखेगा। क्यों शूटिंग स्टार मोटिलिटी है? क्योंकि एब्रप्टली किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज करके ये मूव करता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो मेरे जनरल माइक्रोबायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट है कॉलेरा का, कॉलेरा तो नहीं जिसमें मैंने मोटिलिटी पढ़ाया है बैक्टीरिया के, वो देख लो, या फिर वेट करो जब मैं यहाँ पे जनरल माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस करूंगी दोबारा से आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी कल्चर में नॉन फास्टिडियस होता है, स्ट्रांगली एरोबिक होता है, ग्रोज बेटर इन अल्कलाइन मीडियम होता है, कॉजेज हेमोडाइजेशन ऑन ब्लड अगर होता है। इसके अलावा एनरिचमेंट ब्रॉथ क्या होता है? एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है? एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगर एंड TCBS मीडिया, थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज मीडिया एट pH 8.6। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्रीन बैकग्राउंड में येलो कलर का हाइलाइटेड फ्लोरोसेंस ऐसे दिखता है। ओके, इसके अलावा बायोकेमिकल रिएक्शन, ये जो कॉलेरा है ये कॉप है, कॉप यानी कि कैटालेस एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि कोआगुलेज क्या कैटालेस था। सुनो, कोआगुलेज तभी इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग स्टाफ ऑडियस या फिर उसके करीबी कुछ पढ़ेंगे। इतना मैं आपको, देखो मैं तो कोई टीचर हूं नहीं, मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट थी जो माइक्रो से परेशान थी, जिसने ये सारे मतलब क्या बोलूं जुगाड़ निकाले थे, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमें कोआगुलेस के बारे में सिर्फ तभी सोचना है जब हमें स्टेफाइलोकोकस या फिर रिलेटेड कुछ पढ़ना हो। स्टेफाइलोकोकस, हाँ स्टेफाइलोकोकस की जो ऑडियस है, एपिडर्मिडिस है, वही सब जब हम पढ़े तब हमें सोचना है। उसके अलावा हमारे लेवल में माइक्रोबायोलॉजी में हमें कोआगुलेस के बारे में नहीं सोचना है, गांठ बांध लो ये बात। ओके, तो ये कॉप होगा यानी कि कैटालेस एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव। ओके, अब ये क्या होगा? इंडोल एंड नाइट्रेट टेस्ट पॉजिटिव। ये तो याद नहीं रहेगा दीदी, याद तो रखना पड़ेगा ना। देखो ऐसे याद रखो, इंडोल IN, नाइट्रेट NI, याद रखोगे इन नाइ। ओके, इंडोल एंड नाइट्रेट पॉजिटिव होगा, यही है कॉलेरा रेड रिएक्शन। ये साफ साफ दिखता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना ही है। इसके अलावा स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव है, पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको स्ट्रिंग टेस्ट के बारे में बताया होगा, पर नहीं देखे तो अब बता देती हूँ कि एक मीडियम में अगर आप ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि ये समझ लो कि एक अगर है, इसके ऊपर अगर ऑर्गेनिज्म हो और स्ट्रिंग से ऐसे उसको खींचो उस कॉलोनी को, तो ऐसे चिपचिपा कुछ मतलब पीछे रहेगा, ऐसे कोई जैसे गम, अगर तुम यहाँ पे फेविकॉल दे दो और फेविकॉल को ऐसे खींचो तो थोड़ा बहुत पीछे रहेगा ना, तो वैसा ही इफेक्ट होता है, जिसको स्ट्रिंग टेस्ट कहा जाता है, जो कि पॉजिटिव होता है, बट यूरियस टेस्ट नेगेटिव होता है। ओके, यूरियस टेस्ट नेगेटिव होता है, स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव होता है, इसको हमें याद रखना है। ओके, चलो अभी इसको जरा सा रिवाइज कर लेते हैं, पर पहले हम लोग समझ लेंगे बायोटाइपिंग और सीरो ग्रुपिंग के बीच का डिफरेंस। बायोटाइपिंग क्या होता है? इसमें दो बायोटाइप्स देखने को मिलते हैं, एक होता है क्लासिकल, एक होता है एल्टर। देखो बहुत सारे डिफरेंस है क्लासिकल और एल्टर में, पर जो मेन 3 पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं वो है कि कैंप टेस्ट जो क्लासिकल में नेगेटिव है, देखो क्लासिकल वाले में सब कुछ नेगेटिव या फिर डिक्रीज कर दो, ठीक है, नेगेटिव या फिर डिक्रीज, और एल्टोर में सब कुछ पॉजिटिव या फिर इंक्रीज कर दो। क्लासिकल वाला तो वही पुराना कंजर्वेटिव ऐसा कुछ साउंड करता है, तो उसमें सब कुछ नेगेटिव या फिर डिक्रीज कर दो। कैंप टेस्ट दोगे नेगेटिव, कैरियर रेट कितना होगा? कम, पॉलीमिक्सिन बी ससेप्टिबिलिटी नहीं होगा, सारा कुछ नेगेटिव या फिर डिक्रीज, समझ आ गया। और एल्टर में कैंप टेस्ट दोगे, हाँ पॉजिटिव, कैरियर रेट कितना होगा? ज्यादा होगा, पॉलीमिक्सिन बी ससेप्टिबिलिटी इन पॉजिटिव होगा। ओके, चलो अभी सीरो ग्रुपिंग पढ़ लेते हैं। पहले तो विब्रियो कॉलेरा का इतना सारा आउटब्रेक हुआ तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्चेस किए इसके लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, विब्रियो कॉलेरी, इसी के अंदर बहुत सारा सीरो ग्रुपिंग हुआ। कैसे सीरो ग्रुपिंग होते हैं? क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक एंडोटॉक्सिन का एक एंटीजन होता है जिससे हम लोग सीरो ग्रुपिंग करते हैं। नहीं पता कोई बात नहीं, जब जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊंगी तब दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। अभी याद रख लो कि ये मतलब स्पीशीज के भी नीचे लेवल में हमने इसको ग्रुप किया। कैसे ग्रुप किया? ये जो विब्रियो कॉलेरी है ना, इसके जो ओ एंटीजन है इसके बेसिस पे, एक सेकंड, हाँ, जो ये ओ एंटीजन होता है इसके सरफेस पे, ऐसा समझ लो एक बैक्टीरिया है जिसके सरफेस पे एक एंटीजन होता है जिसका नाम होता है ओ एंटीजन। ओके, तो ये जो ओ एंटीजन है इसके बेसिस पे अलग अलग ओ एंटीजन के अलग अलग स्ट्रक्चर के बेसिस पे 200 टाइप के सीरो ग्रुपिंग हुआ। दो विब्रियो कॉलेरी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उसके ऊपर जो ओ एंटीजन है उसके बेसिस पे, तो ऐसे 200 सीरो ग्रुप्स हुआ। अब एक एक सीरो ग्रुप में भी 3 टाइप्स का सब सीरो ग्रुपिंग हुआ, जिनका नाम है ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा। बस तुमको और कुछ नहीं याद रखना, हो गया यार। देखो विब्रियो कॉलेरी
ये तो एक स्पीशी है, देखो विब्रियो एक जीनस है, उसके अंदर एक होता है विब्रियो कॉलेरी, एक होता है विब्रियो पैराहिमोलिटिकस, एल्जिनोलाइटिकस, ऐसे बहुत सारे हैं। अब ये कॉलेरा में भी हमने ओ एंटीजन के बेसिस पे 200 ऐसे अलग अलग स्पीशीज बना लिए। अब एक एक जो सीरोटाइप्स है, स्पीशीज नहीं सॉरी सीरोटाइप्स है, उसमें भी हमने 3 टाइप्स बना दिए, एक ओगावा, एक इनावा, एक हिकोजिन। याद रहेगा, कॉलेरा खत्म। देखो अभी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कॉलेरा में हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंटिंग फीचर्स में राइस वाटर स्टूल, नो फीवर, वाटरी डायरिया, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, विब्रियो कॉलेरी, पैथोजेनेसिस, कंटामिनेटेड फूड को इनटेक किया, टॉक्सिन को रेगुलेटेड पिलाई आया जो कि स्मॉल इंटेस्टाइनल के म्यूकोजा के साथ जुड़ गया, उसके बाद म्यूसिनेज एंड हीमाग्लूटिनिन प्रोटीज रिलीज किया, म्यूकोजा में को अल्सरेशन किया, उसके बाद कॉलेरा टॉक्सिन रिलीज किया जिसके 2 सब यूनिट थे, बी एंड ए। बी वाला जुड़ता है जीएम1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर के साथ, ए वाला सेल के अंदर जाएगा, ए वाला सेल के अंदर जाके एनएडीपी और एडीपी का ब्रेकअप करवाएगा और एडीपी बेचारा रोएगा तो उसके पास राइबोज आएगा और दोनों मिलेंगे कहां पे? जी प्रोटीन के पास, जिसको हम लोग फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जी प्रोटीन। ओके, अब इसके मतलब ये होने की वजह से क्या होगा? एडेनाइलेट साइक्लिस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, एटीपी से ज्यादा सीएमपी बनेगा, सीएमपी ज्यादा बनेगा तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोराइड सेक्रेटरी चैनल होगा और इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन चैनल होगा, जिससे कि लूमेन में NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और वाटर बाहर से अंदर मतलब लूमेन में आएगा सेल से, जिससे कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा, सेक्रेटरी डायरिया होगा। सिंपल हो गया, ऐसा दिखेगा डायरिया। इसके आगे ऐसा ही सेम मैकेनिज्म फॉलो करता है CAEP यानी कि कॉलेरा एंथ्रेक्स एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई पर्टुसिस। ओके, अभी लैब डायग्नोसिस में हमने पढ़ा कि फ्रेशली कलेक्टेड वाटर स्टूल हमें लेना है बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा रेक्टल स्वैब्स लेने हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया है वाका, वेंकटरमन रामाकृष्ण मीडिया, एल्कलाइन सॉल्ट ट्रांसपोर्ट, C फॉर कैरीवेयर मीडिया, A फॉर ऑटोक्लेव सी वाटर। ऑटोक्लेव सी वाटर से हमें याद आया कि माइक्रोस्कोपी में हमें दिखेगा पैरेलल फिशिंग स्ट्रीम अपीयरेंस और कोमा शेप, डार्टिंग मोटिलिटी या फिर शूटिंग स्टार मोटिलिटी, मोनोट्राइकस होता है, कोमा शेप होता है। कल्चर में नॉन फास्टिडिया, स्ट्रांग एयरली एरोबिक, एल्कलाइन मीडिया में अच्छे से ग्रो करता है, हीमोलाइजेशन शो करता है, ब्लड अगर में एनरिचमेंट ब्रॉथ होगा, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, सिलेक्टिव मीडिया होगा, एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज मीडिया एट पीएच 8.6। याद रहेगा। चलो बायोकेमिकल रिएक्शन में पहले याद रखना है कॉलेरा है कॉप ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मैं आपको ना एक नेक्स्ट लेक्चर में कॉप ऑर्गेनिजम्स के एक लिस्ट बना के दे दूंगी, कौन से ऑर्गेनिज्म कॉप है, ठीक है, फिर आपको याद रखने में आसानी होगी। कॉप यानी कि कैटलिस एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव, इंडोल एंड नाइट्रेट टेस्ट पॉजिटिव। कैसे याद रखना है? IN और NI दोनों ही पॉजिटिव है जो कि कॉलेरा रिएक्शन है, स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव होता है। बायोटाइप्स मैंने आपको बता दिया, आप कैसे याद रखना है, क्लासिकल वाले में सब कुछ नेगेटिव या फिर डिक्रीज कर दो, एल्डोर में सब कुछ इंक्रीज या फिर पॉजिटिव कर दो, और ओगावा इनावा हिकोजिमा मैंने आपको बता दिया, खत्म कॉलेरा। चलो अभी हेलोफिलिक विब्रियो समझते हैं। देखो अभी कुछ विब्रियोस होते हैं जो कि सॉल्ट के कंसंट्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ विब्रियोस होते हैं जो कि सॉल्ट के कंसंट्रेशन को बर्दाश्त कर पाते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। अब ये जो विब्रियो कॉलेरा है ना, जिसको हम इतने डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे आउटब्रेक्स देखने को मिले, बहुत ज्यादा इसने महामारी तक किया है, इसीलिए हमने वो इतने डिटेल्स में पढ़ा। ये पर ये हेलोफिलिक विब्रियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत सारे डिजीज करते हैं और ये हम लोग विब्रियो कॉलेरा से डिफरेंशिएट करते हैं कैसे कि ये सॉल्ट कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 6% तक भी मतलब सह सकते हैं, पर विब्रियो कॉलेरा 6% NaCl से ज्यादा नहीं सह सकते, पर ये सह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन सह सकते हैं तो ये मैरीन वाटर में मिलेगा। कितना सिंपल है। अभी इसका इन्फेक्शन क्यों कैसे होगा? लेट समर एंड अर्ली रेनफॉल के टाइम पे। अब दीदी इसको कैसे याद रखें? ये कैसा पॉइंट बता दिया आपने। देखो जब बारिश का टाइम आता है या फिर लेट समर आता है ना, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है और बारिश के टाइम पे क्या होता है, समुद्र का पानी नदी के साथ मिल जाता है ना, तो समुद्र का पानी अगर नदी के साथ मिलेगा तो समुद्र के पानी में ही तो ये प्रेजेंट होते हैं, तो नदी में आएंगे, आउटब्रेक्स देखने को मिलेंगे। समझ आ गया? चलो अब इसमें हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ने हैं। क्या कौन से 3? देखो मैं दिखाती हूँ। विब्रियो पैराहिमोलिटिकस, विब्रियो वल्निफिकेंस, विब्रियो एल्जिनोलिटिकस। दीदी आपने जो नाम बताया इसी को हमें बंद करने का इच्छा हो रहा है लेक्चर। रुको समझाती हूँ, आसान कर दूंगी। देखो पहले हम लोग पढ़ते हैं विब्रियो पैराहिमोलिटिकस, ठीक है। नाम सुन के तो लग रहा है कि कुछ हीमोलाइसिस करेगा, कुछ मतलब ऐसे खून को कुछ करेगा। हाँ करेगा। देखो ये पैराहिमोलिटिकस सी फूड से, अगर आप लोग सी फूड खाएंगे कंटामिनेटेड तो उससे इन्फेक्ट करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर सकता है और वुंड इन्फेक्शन करता है। देखो वुंड इन्फेक्शन ये तीनों ही करेंगे, विब्रियो पैराहिमोलिटिकस, विब्रियो वल्निफिकेंस एंड विब्रियो एल्जिनोलिटिकस। कैसे याद रखोगे? ये हेलोफिलिक विब्रियो है ना, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा सहते हैं, मैराइन वाटर में होता है, तो जले पे नमक, ऐसे याद रख लो कि कोई भी आपको मतलब ऐसे कोई वुंड हुआ तो उसके ऊपर नमक डालना, कहते हैं ना जले पे नमक, तो ये सारे वाले वुंड के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं। याद हो गया? अब ये क्योंकि ये सी फूड से कंटामिनेट हो रहा है, इसका मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को इन्फेक्शन करेगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस लिख दो। अभी इसके साथ इसके लैब डायग्नोसिस में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ये मोटाइल होता है, ये कानावागावा फिनोमेना शो करता है और स्वार्मिंग शो करता है। कैसे याद रखोगे? सी फूड से कंटामिनेटेड हो रहा है, सी फूड समंदर में, ये स्वार्मिंग शो कर रहा है, स्विमिंग से याद रख लो स्वार्मिंग, और स्वार्मिंग शो कर रहा है यानी कि मोटाइल है। आसान है, कानागावा फेनोमेनन शो कर रहा है। अब यही सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है, कानागावा फेनोमेनन क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी देख लो, अभी ये एक है विब्रियो वल्निफिकस। अब ये वल्निफिकस को कैसे याद रखे दीदी? वल्निफिकस सुन के ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ वल्नरेबल होगा, तो सबसे ज्यादा कौन से लोग होते हैं जो वल्नरेबल होता है? HIV पेशेंट, उनमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसीलिए वो लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं, तो ये मेनली HIV पेशेंट में ही डिजीज करता है। कितना आसान है, देख रहे हो? अब ये लैक्टोज फर्मेंट करता है। एक एक पॉइंट हर एक में आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? देखो
ये जो HIV पेशेंट में अटैक कर रहा है, इसके अलावा ये एक और काम करता है विच इज ये लिवर सिरोसिस के पेशेंट में अटैक करता है। एल से लिवर सिरोसिस, एल से लैक्टोस फर्मेंटर, ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर कोई अपना ट्रिक बना के भी याद रख सकते हो, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वल्नेफिकस लैक्टोस को फर्मेंट करता है। ठीक है, अभी एक और वाला है विब्रियो एल्जिनोलिटिकस। अभी ये क्या करता है, देखो, कंजंक्टिवाइटिस, ओटाइटिस मीडिया एंड वुंड इन्फेक्शन। वुंड इन्फेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि सारे करेंगे क्योंकि जले पे नमक है। ठीक है, अब ये कैसे याद रखोगे, एल्जिनो, नो, नो यानी कि नोज, नोज वाले डॉक्टर कौन होते हैं, ईएनटी। अब ईएनटी के सारे जो डिजीज होते हैं उनको अटैच कर दो, क्या है, कंजंक्टिवाइटिस, ओटाइटिस मीडिया। अभी ईयर नोज थ्रोट के इन्फेक्शन आपको याद रखने हैं, जो भी नॉर्मली याद रहता है आपको लिख देना है। अब दीदी कंजंक्टिवाइटिस तो आंखों का इन्फेक्शन है, हाँ, पर ये याद रखने की आसानी के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब ये विब्रियो एल्जिनोलिटिकस ये होता है मोस्ट टॉलरेंट टू सॉल्ट, ये 10 से भी ज्यादा % NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बर्दाश्त कर सकता है। ओके, इसके अलावा इसमें स्वार्मिंग प्रेजेंट होता है। दोबारा से इस चार्ट को रिवाइज करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ट को दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा विब्रियो पैराहिमोलिटिकस के बारे में, जो कि सी फूड से कंटामिनेटेड होता है, जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है, वुंड इन्फेक्शन तो खैर तीनों ही करते हैं क्योंकि जले पे नमक है, और ये मोटाइल होता है बाय स्वार्मिंग क्योंकि सी वाटर में मिलता है, ऐसे हमने याद किया था। और ये कानागावा फेनोमेनन शो करता है, विब्रियो वल्नेफिकस वल्नरेबल पीपल में डिजीज करेगा, कौन से, HIV और लिवर सिरोसिस वाले, और ये लिवर लैक्टोस फर्मेंटर होता है। इसके अलावा विब्रियो एल्जिनोलिटिकस जो कि कंजंक्टिवाइटिस, ओटाइटिस मीडिया और वुंड इन्फेक्शन करता है, ये मोस्ट टॉलरेंट होता है, जो कि ग्रेटर देन 10% तक भी सॉल्ट को बर्दाश्त कर सकता है, और ये स्वार्मिंग पॉजिटिविटी शो करता है। देखो, कुछ वैज्ञानिक प्रकृति के लोगों को लगेगा कि इतना सा पढ़ा रहे हैं आप दीदी, इतना तो कम लग रहा है, हमें फोमो हो रहा है। देखो, मैं आपको साबित कर दूंगी कि आपको इतना ही पढ़ के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कैसे, क्योंकि एक शायद स्टूडेंट ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि पीजी के भी क्वेश्चंस मैं ऐड कर दूं, तो हाँ, जीआईटी का जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एमबी के भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, नीट पीजी के भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, तब आपको देखने को मिलेगा कि इतना पढ़ना ही मोर देन सफिशिएंट है। खैर, 1-2 पॉइंट तो एक्स्ट्रा हो सकता है, वो मैं तब आपको डिस्कस कर दूंगी, पर इस टॉपिक में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कानागावा फेनोमेनन क्या होता है। कानागावा फेनोमेनन के लिए हमें एक आगार लेना पड़ता है जिसका नाम होता है वागात्सुमा आगार। ठीक है, वागात्सुमा आगार से हम लोग कानागावा फेनोमेनन डिटेक्ट करते हैं। क्या होता है ये, सिंपल ब्लड आगार लो और उसमें ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन ऐड कर दो, यही होता है वागात्सुमा आगार। अभी ये इस आगार में अगर हिमोलाइसिस दिखा तो ये पैथोजेनिक स्ट्रेन होगा, और अगर हिमोलाइसिस नहीं दिखा तो वो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन होगा। कितना आसान है, यही है कानागावा फेनोमेनन। हवा उड़ा दोगे तुम। कानागावा फेनोमेनन में हम लोग यूज करते हैं वागात्सुमा आगार। ये दो नाम अगर आपको याद हो गए तो कानागावा फेनोमेनन खत्म। वागात्सुमा आगार यानी कि ब्लड आगार प्लस 2 to 4% सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जो कि जिसमें अगर हिमोलाइसिस हुआ तो वो पैथोजेनिक स्ट्रेन है, अगर नहीं हुआ तो नॉन पैथोजेनिक है। कितना आसान हो गया, चलो तुम्हारा कॉलेरा खत्म। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे शिगेल्ला एंड साल्मोनेला, ये पढ़ लिया तो आज का लेक्चर खत्म। ठीक है, अभी शिगेल्ला एंड साल्मोनेला जो एसएस सिस्टर है, उसे पढ़ने से पहले इनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंटेरोबैक्टीरियेशी फैमिली, इसका नाम तो सुना ही होगा, सबसे फेमस फैमिली है माइक्रोबायोलॉजी में। इसके कुछ फीचर्स है, उसे याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी, पर पहले फीचर्स समझ लेते हैं। ओके, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये मोटाइल होते हैं पेरिट्राइकस फ्लैजेला से। पेरिट्राइकस मतलब क्या, पेरी यानी कि क्या, हर तरफ, पेरीमीटर यानी कि परिधि, पेरिट्राइकस फ्लैजेला यानी कि एक बैक्टीरिया होगा, चारों ओर उसके फ्लैजेला होगा। ठीक है, बट एक्सेप्ट इन इल्ला, देखो साउथ इंडिया में शायद कहीं पे एक ऐसा लैंग्वेज तो है जिसमें इल्ले बोलते हैं, तो आप ऐसे याद रख लो पेरिट्राइकस फ्लैजेला है, बट जिनमें इल्ला होगा उसमें नहीं होगा। इल्ला यानी कि साल्मोनेला, शिगेल्ला, क्लेप्सिल्ला, कितना आसान है। अभी ये होते हैं CPON, मैंने आपको कॉप पढ़ाया था ना, COP सॉरी, हाँ, तो ये होते हैं CPON यानी कि कैटलिस्ट पॉजिटिव पर ऑक्सीडेज नेगेटिव, ऐसे याद रख लो। पर टाइप 1 जो शिगेल्ला होता है यानी कि शिगेल्ला डिसेंट्री, वो CNON होता है यानी कि कैटलिस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेज नेगेटिव। एक बार में याद नहीं होगा कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ोगे 2-3 बार में याद हो जाएगा, पर अभी रुको, इस वाले में एक ट्रिक है जिससे कि सारा याद हो जाएगा। इसके अलावा ये होते हैं एरोबिक यानी कि नॉन एरोबिक नहीं होते, यानी कि ये लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, और नॉन स्पोरिंग, यहाँ पे तो कंप्लीट नहीं लिखा है, लिख लेते, चलो, नॉन स्पोरिंग होते हैं। अब हम लोग इसको कैसे याद रखें, देखो, ना पीसी ना मोबाइल ऑन। एमइन के टाइम पे हम लोग यही करते हैं ना कि पीसी और मोबाइल तो खैर अभी तो हम लोग उससे ही प्रिपरेशन करते हैं, पर मतलब फिजूल की टाइम वेस्ट नहीं करते पीसी या फिर मोबाइल के लिए, इसीलिए हमको एंटेरोबैक्टीरियेशी को याद रखना है, ना पीसी ना मोबाइल फोन ऑन। अब देखो, एन फॉर नॉन स्पोरिंग, ए फॉर एरोबिक, पीसी यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट, मोबाइल यानी कि मोबाइल एक्सेप्ट एल्ला, ऑन यानी कि ऑक्सीडेज नेगेटिव। हो गया यार, चलो एंटेरोबैक्टीरियेशी खत्म हो गया। कितना आसान था, देखो मेरे साथ बोलो, ना पीसी ना मोबाइल ऑन, यानी कि एन फॉर नॉन स्पोरिंग, ए फॉर एरोबिक, पी फॉर पीसी फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट, मोबाइल फॉर मोबाइल एक्सेप्ट एल्ला, एल्ला यानी कि साल्मोनेला, शिगेल्ला, क्लेप्सिल्ला, ऑन ऑक्सीडेज नेगेटिव। कितना आसान है। सिर्फ पीसी में आपको पढ़ना है, एक एक्सेप्शन है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट नहीं देता, नेगेटिव कैटलिस्ट देता है, विच इज शिगेल्ला डिसेंट्री। ठीक है, हो गया यार। चलो अभी इसका भी क्लासिफिकेशन, हम लोगों ने एंटेरोबैक्टीरियेशी फैमिली को ऐसे बनाया क्यों है, कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, देखो वो तो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं ऐसा तो है नहीं, हमने इसे क्लासिफाई किया है ताकि हमें पढ़ने को, रिसर्च करने को हेल्प मिले, और इसके अंदर भी हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया है लैक्टोस फर्मेंटेशन के बेसिस पे। अब हम लोगों को ऐसे कैसे याद रखना है, जो बैक्टीरिया एंटेरोबैक्टीरियेशी फैमिली की तो हिस्सा है और लैक्टोस भी फर्मेंट करते हैं, तो उसे हम लिख देते हैं ये के रे भाई, बंगाली में कहा जाता है एक ये, इतना
ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, कितना करेगा लैक्टोज फर्मेंटर को, ये कैसे याद करेंगे, ए के से, ए के यानी कि ई के ए, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हो ना एक ई के ए, यानी कि ई फॉर इकोलाई, के फॉर क्लेप्सिला, ई फॉर एंटेरोबैक्टर, हो गया यार। देखो अभी नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को बाद में देखते हैं, पर पहले हम लोग देखेंगे लीड लैक्टोज फर्मेंटर। तीन टाइप के होते हैं, एक होता है लैक्टोज फर्मेंटर, एक होता है लीड लैक्टोज फर्मेंटर, एक होता है नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। अब ये लीड लैक्टोज फर्मेंटर क्या है, ये सुपर स्तर में, बंगाली में एक बात कहा जाता है कि तुम उसको जितना भी मना करो, তুমি ওকে যতই মানা করো ও শুনবেই, ও শোনেই, ও করেই, ঠিক है, ऐसे बोलते हैं कि वो करेई, वही खराब काज তুমি ওকে যতই মানা करो वो करेई, শোনেই, বলেই। ऐसे हमें याद रखना है कि ये सामने से तो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर रहा है, पर बाद में लेटली लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है, यानी कि शोनेई, शिगेल्ला शोनेई, याद रहेगा। चलो अभी इसके बाद वाले जो एग्जांपल है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, इसे भी याद करने की ट्रिक बता दे रही हूँ। सीक्रेट स्पाई, यानी कि एस फॉर साल्मोनेला, एस फॉर शिगेल्ला, पी फॉर प्रोटिया, वाई फॉर एयरसिनिया। कितना आसान है, याद हो गया। लैक्टोज फर्मेंटर के इतना काम कर रहा है, फिर भी लैक्टोज फर्मेंट कर रहा है। एक यानी कि इकोलाई, क्लेप्सिला, एंटेरोबैक्टर। लेट लैक्टोज फर्मेंटर जितना भी मना करो वो सुनेगा ही, सुने। और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर साल्मोनेला, शिगेल्ला, प्रोटिया, एयरसिनिया। कितना आसान है, याद हो गया। चलो अभी शिगेल्ला पढ़ते हैं, ठीक है। शिगेल्ला क्या होता है, शिगेल्ला एमएससी नहीं होता। अब एमएससी क्या चीज है दीदी, मोटाइल, स्पोरिन, कैप्सुलेटेड, तीनों नहीं होते, ओके। नॉन एमएससी होता है शिगेल्ला। ये लो इन्फेक्टिव डोज ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि दीदी लो इन्फेक्टिव डोज यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो 10 से 100 की संख्या में भी अगर आपके शरीर में आ जाए तो डिजीज कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, देखो नॉर्मली जीआई ट्रैक्ट में डिजीज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके शरीर में ऑर्गेनिज्म आना जरूरी है। क्यों जरूरी होता है, समझो मेरी तरफ देखो। अब हमारे जीआई ट्रैक्ट में बाइल सॉल्ट्स हैं, HCl एसिड है, तो अगर ज्यादा संख्या में बैक्टीरिया नहीं आएंगे तो ये तो HCl ही उनको खत्म कर देगा। पहले तो सलाइवा है, उसके बाद HCl है, उसके बाद बाइल सॉल्ट्स है, कितना कुछ है, खत्म कर देगा ना। तो फिर जो बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, यानी कि जिनकी सर पे एक कैप्सूल जैसा बना होता है, वो सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा संख्या में आके आप में डिजीज करते हैं। पर आप ख्याल करके देखना कि जो सारे बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड है वही जनरली लो इन्फेक्टिव डोज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि हमारे सिस्टम की जो वेरियस सिक्रेशन है लाइक HCl, लाइक सलाइवा, बाइल सॉल्ट, इन्हें ये खत्म नहीं कर पाते हैं। अब कौन से ऑर्गेनिज्म लो इन्फेक्टिव डोज ऑर्गेनिज्म होते हैं दीदी, देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख दिया। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था इसके रिगार्डिंग, पर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्या है वो ट्रिक, विच इज हाई स्कूल, यानी कि H फॉर एंटेरोहेमरेजिक इकोलाई, S फॉर शिगेल्ला, C फॉर क्रिप्टोस्पोरिडियम, H फॉर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंड 0 को हमने बनाया है 100, यानी कि 100 से भी कम संख्या में ये ऑर्गेनिज्म आप में डिजीज कर सकता है। और L फॉर जियार्डिया लैम्बिया। कितना आसान है, देखिए देखो अभी इसके शिगेल्ला के डिफरेंट स्पीशीज आपको थोड़ी सी पता होने चाहिए, विच इज शिगेल्ला डिसेंट्री, शिगेल्ला फ्लेक्सनरी एंड शिगेल्ला सोनेई, वही वाला लेट लैक्टोज फर्मेंटेड। अब ये जो सोनेई है ये मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड में, और ये फ्लेक्सनरी है मोस्ट कॉमन इन इंडिया। कैसे याद रखोगे, इंडियंस का तो आदत होता है ना फ्लेक्स करने की, हर बात पे हम लोग तो फ्लेक्स करते रहते हैं कुछ भी हो। तो फ्लेक्सनरी होता है इंडिया में मोस्ट कॉमन और सोनेई होता है वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन, ठीक है। अभी देखो इसके आगे ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये सारे कैटलिस्ट पॉजिटिव है। क्यों है, CPON इंटरबैक्टीरियस फैमिली, याद करो यहाँ देखो CPON कैटलिस्ट पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव। पर मैंने एक एक्सेप्शन बताया था विच इज शिगेल्ला डिसेंटरी। अब याद आ रहा है कि वो होता है कैटलिस्ट नेगेटिव, CNON। हो गया यार। चलो अभी आगे देखो, ऑल आर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बट सोनेई इज लेट लैक्टोज फर्मेंटर। ये तो मैंने आपको तभी समझा दिया था, हो गया, इतना ही पढ़ना है बस। अभी देखो इसके अंदर दो टाइप के टॉक्सिन्स मिलते हैं, विच इज वन इज एक्सोटॉक्सिन और अनदर वन इज एंडोटॉक्सिन। अभी एंडोटॉक्सिन का सिंपल सा काम है इंटेस्टाइन को इन्फ्लेम करेगा और अल्सरेशन करेगा। और एक्सोटॉक्सिन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइटोटॉक्सिन जो कि शिगास टॉक्सिन है, और एक होता है शिगेल्ला एंटेरोटॉक्सिन 1 और 2 जो कि शिगेल्ला फ्लेक्सनरी सिंथेसिस करता है। फ्लेक्सनरी यानी कि वो इंडियन वाला जो फ्लेक्स करता है, ठीक है। तो इंडिया में ज्यादा कॉमन ये होता है शिगेल्ला एंटेरोटॉक्सिन 1 और 2 और साइटोटॉक्सिन शिगेल्ला टॉक्सिन शिगेल्ला डिसेंट्री एक और, ठीक है। अभी हम लोगों को मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है। अब ये जो शिगा टॉक्सिन है ना, ये एम सेल्स को, अभी देखो शिगेल्ला एंड साल्मोनेला में एक बात गांठ बांध लो कि जो इंटेस्टाइनल एम सेल्स होते हैं उन पे ही जाके ये रच होगा। कॉलेरा में कौन सा था, GM1 गैंग्लियोसाइड ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स, याद हो गया। देखो अभी ये जो एम सेल्स है उस पे जाके ये अटक जाएगा। अभी ये अटकने के बाद इसे मैक्रोफेज को प्रेजेंट किया जाएगा कि मैक्रोफेज, देखो पहले कोई ऑर्गेनिज्म आके इन्वेड करेगा तो मैक्रोफेज दौड़ते हुए आएगा ना कि मुझे देखो मैं सोल्जर हूं, मुझे उसे खत्म करना है, तो मैक्रोफेज आएगा। पर मैक्रोफेज के अंदर भी अगर ये टॉक्सिन गया तो मैक्रोफेज को भी ये खत्म कर देता है, इसीलिए ये इतना शैतान है, इसीलिए ये इतना खतरनाक है। देखो अभी ये मैक्रोफेज को भी रप्चर करेगा। अब अगर मैक्रोफेज को रप्चर करेगा तो ये तो बेसोलेटरल साइड तक भी आ जाएगा। अच्छा आपको पता है ना कि कौन सा लुमिनल साइड होता है, कौन सा बेसोलेटरल साइड होता है, नहीं पता तो कमेंट कर दो, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। तो ये अगले सेल में बेसोलेटरल साइड के द्वारा अटैक करता है, इसे कहा जाता है बेसोलेटरल एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, बेसोलेटरल एंडोसाइटोसिस, जो कि जागता है और क्या करता है, इन्वेड करता है। किसके द्वारा करता है, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, विरुलेंस मार्कर एंटीजन, मेरे साथ बोलो, विरुलेंस मार्कर एंटीजन, इन्वेसिव प्लाज्मिड एंटीजन, इन्वेसिव प्लाज्मिड एंटीजन और एक्टिन पॉलीमराइजेशन। ये जो एक्टिन पॉलीमराइजेशन है ना, ये एक्टिन रॉकेट की तरह काम करता है। जब मैं आपको लिस्टेरिया पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, ये एक्टिन रॉकेट की तरह एक सेल से दूसरे सेल को इन्वेड करता है। अब ये 60S जो राइबोसोम है इसको इनहिबिट करने के द्वारा ये डिजीज करता है।
आसान है, दोबारा से मेरे साथ बोलो। शिगास टॉक्सिन एम सेल्स को अटैक करता है, जो जिसके बाद ये मैक्रोफेज के पास जाता है और मैक्रोफेज को भी रप्चर कर देता है। उसके बाद ये बेसोलेटरल साइट से बेसोलेटरल एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा दूसरे सेल्स में जाता है और विरुलेंस मार्कर एंटीजन, इन्वेसिव प्लाज्मिड एंटीजन और एक्टिन पॉलीमराइजेशन के द्वारा 60S राइबोसोम को इनहिबिट करके प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता और डिजीज करता है। अच्छा, डायरिया एंड डिसेंट्री में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर किसी को नहीं पता होगा और फिर जानना होगा तो मुझे बता, वो भी बताएं। मैं अगले लेक्चर में आपको डायरिया और डिसेंट्री के बारे में क्लियर कट डिफरेंस बताऊंगी। ये इंपॉर्टेंट है, वाइवा एंड थ्योरी बोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे ये शिगेलोसिस करता है। शिगेलोसिस क्या होता है दीदी? कुछ नहीं, इन्फेक्शन का इनिशियल फेज को ही शिगेलोसिस कहा जाता है, जिसमें वाटरी डायरिया से डिसेंट्री तक दिखता है, जिसमें कॉम्प्लेक्शन होता है पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग याद है ना, तो वही पीटीएम कॉम्प्लिकेशंस होता है, यानी कि परफोरेशन, टॉक्सिक मेगाकोलोन, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। ओके, अब इसके अलावा आईटीडी सिंड्रोम एक होता है जिसमें टॉक्सिक एंसेफेलोपैथी होता है, डेलिरियम, कंफ्यूजन होता है। रिटर सिंड्रोम होता है जिसमें आरयूसी यानी कि रिएक्टिव आर्थराइटिस, यूरेथ्राइटिस, कंजंक्टिवाइटिस होता है। थोड़ा मुश्किल है आई नो, पर ये किताब में और ज्यादा मुश्किल तरीके से दिया है, जिसमें कि मैंने आपको मेन पॉइंट्स लाके यहाँ पे एनालिसिस किया है। आप वही पढ़ लीजिए, इससे आगे नहीं पूछेगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, हाँ, अगर किसी को फुल मार्क्स लाने हो, खैर हमारी यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स देते नहीं है, और क्लोज टू फुल मार्क्स लाने हो तो उस पर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पर एग्जाम के 1 महीने पढ़ने बैठे हो, कुछ दिन पहले पढ़ने बैठे हो, एनफ है, ऑनर्स भी आ जाएगा इतने पढ़ने से। ठीक है, चलो अभी डायग्नोसिस में हमें क्या करना है, देखो ये डायग्नोसिस पढ़ लो। ये सेम डायग्नोसिस हम लोग यूज करेंगे साल्मोनेला के केस में। ठीक है, तो डायग्नोसिस में सैंपल लेना है स्टूल, इम्बिक रिएक्शन क्या होता है, सारे नेगेटिव कर दो, बस ये मिथाइल रेड को पॉजिटिव कर दो। ये मिथाइल रेड रिएक्शन शिगेल्ला ही पॉजिटिव देता है, शिगेल्ला एंड यर्सिनिया मिथाइल रेड पॉजिटिव देता है। कान में कान खोल के सुन लो, शिगेल्ला एंड यर्सिनिया मिथाइल रेड पॉजिटिव देता है, बाकी सारे टेस्ट को नेगेटिव कर दो इम्बिक में। ओके, ट्रांसपोर्ट मीडिया में क्या होता है, सैक्स, बफर, ग्लिसरॉल, सलाइन, सैक्स, बफर, ग्लिसरॉल, सलाइन। शिगेल्ला में सैक्स, बफर, ग्लिसरॉल, सलाइन, और वो कॉलेरा में क्या था, वाका, वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडियम, एल्कालाइन पेप्टोन वाटर मीडियम, उसके बाद कैरिब्लेयर मीडियम, ऑटोमेटेड सी वाटर मीडियम, ऑटोक्लेव सी वाटर मीडियम। ओके, याद रहेगा, इसमें ट्रांसपोर्ट मीडिया सैक्स, बफर, ग्लिसरॉल, सलाइन। और एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, सेलेनाइट, एफ ब्रॉथ, टेट्राथायोनाइट ब्रॉथ। पर ये जो सेलेनाइट एफ ब्रॉथ है, एफ से याद रखना, इसे फीकल सैंपल के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सेलेनाइट एफ ब्रॉथ को दूसरे फीकल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। और टेट्राथायोनाइट ब्रॉथ ये थोड़ा सा कम यूज होता है, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलरली ब्रॉथ शिगेल्ला के लिए टॉक्सिक होता है। कैसे याद रखोगे, टी से टेट्राथायोनाइट, टी से टॉक्सिक। ओके, चलो सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, ये तो तुमने शायद बहुत बार देखा होगा, ये 3 तो याद होने ही चाहिए। सबसे आसान वाला बता देती हूँ, शिगेल्ला, साल्मोनेला अगर, ये तो आसान से याद रहेगा। एक सेल्डी जाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगर, एक सेल्डी जाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगर, डीसीए डिऑक्सीकोलेट अगर। ओके, याद रहेगा, ये 3 याद होने चाहिए, कैसे भी याद करो, याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, देखो एक सेल्डी यानी कि जाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगर जो होता है ना, उसमें देखो तुमने एक स्टूल सैंपल लिया, अब तुम उस अगर में कल्चर करोगे, अगर उस अगर के डिफरेंट कलर की वजह से आपको पता चलेगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है। कैसे, शिगेल्ला वाला सबसे डेंजरस है, डिसेंट्री करता है यानी कि खूनी डायरिया करता है, तो रेड कलर का दिखता है। साल्मोनेला साला, ऐसे याद रखो, साल्मोनेला को साला से याद रखो, साला यानी कि काला, काला कलर देता है। ठीक है, इकोलाई क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही मेनली करता है, हाँ डायरिया भी करता है, पर मैंने आपको बताया था यूटीआई पढ़ाते टाइम कि यूटीआई इकोलाई राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है, तो इकोलाई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, यूरिन का कलर क्या है, येलोइश होता है ना, तो ये येलो कलर देता है। कितना आसान है, देखा, एक सेल में शिगेल्ला, साल्मोनेला, इकोलाई, क्या कैसे याद रखोगे, शिगेल्ला वाला सबसे डेंजरस है, रेड कलर देता है क्योंकि ब्लडी डायरिया करता है, और साल्मोनेला साला से काला याद रखो, ब्लैक कलर देता है, और ई से इकोलाई यूरिन में इन्फेक्शन करता है, यूटीआई करता है, इसीलिए ये यूरिन के कलर के हिसाब से येलो कलर देता है। ये एक ट्रिक है याद रखने का, इसके साथ मतलब कॉन्सेप्चुअल कुछ मतलब रिलेट मत करना, ये बस याद रखने के लिए है। ठीक है, शिगेल्ला हमने पढ़ लिया, अब हम लोग साल्मोनेला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों को एक साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, साल्मोनेला के बारे में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टाइफाइड करता है, एंटेरिक फीवर करता है, सबको पता है, इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। एंटीजन होता है 3 टाइप का, एक ओ एंटीजन, एक एच एंटीजन, एक होता है वीआई एंटीजन। ओ एंटीजन यानी कि सोमाटिक, कैसे याद रखोगे, सोमा, ओ कौन से याद आ रहा है, सोमा, एसओ, ओ फॉर ओ एंटीजन। ओके, एच फॉर फ्लैजेलर एंटीजन हो गया। अभी देखो वीआई यानी कि ये बोवाइन एंटीजन है, बोवाइन तो नहीं बोविन कहते हैं वैसे तो, ये वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी ओ एंड एच एंटीजन के डिफरेंस में आपको ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए, एक हीट स्टेबिलिटी, ओ वाला हीट स्टेबल होता है, एच वाला हीट स्टेबल नहीं होता है। कैसे याद रखोगे, देखो एक ऑर्गेनिज्म है लिस्टेरिया करके, लिस्टेरिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मोटाइल होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में नॉन मोटाइल होता है। कैसे, 37 डिग्री में ये नॉन मोटाइल होता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड में मोटाइल होता है। ये मैं साल्मोनेला की बात नहीं कर रही, लिस्टेरिया की बात कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो फ्लैजेलर एंटीजन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही इसका जो जीन है फ्लैजेला को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे तुम याद रख सकते हो कि ये जो फ्लैजेलर एंटीजन है ये हीट स्टेबल नहीं होता है। ओके, दूसरा एक तरीका बता देती हूँ, ये जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला में एल आ रहा है, एल यानी कि लेवाई, कौन सा लेवाई, हीट लेवाई। ओके, आसानी से याद रख सकते हो। एक और होता है रिएक्शन विद एंटीसेरा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ओ वाला स्लो, चौकी, क्लाम्स, ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर यानी कि गोल गोल, ऐसे याद रख पाओगे। और
F से है फ्लैजिलर एंटीजन यानी कि H वाला एंटीजन विच इज फास्ट लूज फ्लफी, याद रहेगा। F से फ्लैजिलर, F से फास्ट, और यहाँ पे स्लो से स्लो O यानी कि O एंटीजन। ओके, याद रहेगा। चलो अभी देखो पैथोजेनेसिस समझ लेते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होता है, फिर वही एम सेल पे आके अटैक करेगा, सब म्यूकोजा को इन्वेट करेगा, उसके बाद साल्मोनेला पैथोजेनेसिटी आइलैंड फॉर्म करेगा, उसके बाद ये मेजेंट्रिक लिम्फ नोड के द्वारा ब्लड में दोबारा मिक्स होगा, जिसे हम लोग सेकेंडरी बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये जब सेकेंडरी बैक्टीरिया होगा दोबारा से फीवर आएगा, इसीलिए बार बार जब सेकेंडरी बैक्टीरिया होता है या फिर पहली बार एम सेल को इन्वेट करता है दोबारा से, मतलब दो बार फीवर आ रहा है ना, जब एक बार एम सेल को इन्वेट किया तब फीवर आया इन्फ्लेमेशन की वजह से, दोबारा से जब सेकेंडरी बैक्टीरिया यानी कि सेकंड टाइम ब्लड में गया दोबारा से फीवर आया, इसी को तो कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर। ये टाइफाइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर मिलता है इंटेस्टाइन में। कैसे याद रखोगे, टाइफाइड, टाई से गले में टाई पहनता है ना, टाई तो लॉन्गिट्यूडिनल रहता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर बनता है इंटेस्टाइन में। इसके अलावा पी सूप डायरिया, ये नीट पीजी का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। सारे क्लिनिकल पॉइंट्स मैंने वही वाले लिए हैं जो नीट पीजी के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा फैगेट साइंस यानी कि फीवर एंड ब्रेडिकार्डिया ये होता है। उसके अलावा रोज स्पॉट सीन इन सेकंड और थर्ड वीक दैट फेड्स, ये याद रखो ना रखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखोगे तो ज्यादा पॉइंट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा टंग में एक बफी कोट फॉर्म होता है, ये तो आपको शायद पता ही होगा, अगर प्रीवियस ईयर पढ़ा है तो, या नहीं पढ़ा तो मैं अब बता रही हूँ, अब याद कर लो, टंग में बफी कोट दिखता है। ओके चलो, अब इसके अलावा डायग्नोसिस में हमने वही वाले शिगेल्ला वाले जो पढ़े थे उसी को याद रखना है। सैंपल लेना है, स्टूल सैंपल, इसको कल्चर करना है। देखो यहाँ पे देख लो, सैंपल लेना है, स्टूल सैंपल। इनविक रिएक्शन इसमें सारे नेगेटिव थे, बस मिथाइल रेट पॉजिटिव था। इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बस एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि अलग होगा दोनों में। ट्रांसपोर्ट मीडिया सैक्स बफर ग्लिसरॉल सेलाइन है, एनरिच मीडिया सेलेनाइट एफ ब्रॉथ टेट्राथायोनाइट ब्रॉथ है, और सिलेक्टिव मीडिया एक्सएलडी डीसीए एंड शिगेल्ला साल्मोनेला का सेम है, बस यहाँ पे साल्मोनेला में दो मतलब एक मीडिया एक्स्ट्रा है विच इज विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लो, और इनविक का डिफरेंट याद रख लो, ठीक है। इतना ही पढ़ना है। वैक्सीन दो टाइप के होते हैं, एक लाइव ओरल और एक होता है टाइफी बीआई, टाइफिम बीआई। ओके, ये लाइव ओरल वाला क्या नाम हो सकता है, देखो ओरल वैक्सीन है, टाइफाइड का क्या होगा, टाइफोरल। कितना आसान है, साइंटिस्ट भी जुगाड़ करते हैं, हम सिर्फ जुगाड़ नहीं करते, ठीक है। तो टाइफोरल एक हो गया और एक टाइफिम बीआई हो गया। ओके हो गया। देखो अभी ये चार टाइप के कैरियर्स होते हैं, वो टाइफाइड मेरी पढ़ा था ना नीट के टाइम पे, एनसीईआरटी में लिखा था, चार टाइप के कैरियर्स होते हैं। एक कैरियर नॉर्मल, एक होता है कन्वलेसेंट कैरियर, एक होता है टेम्पोररी कैरियर, एक होता है क्रॉनिक कैरियर। अब ये क्रॉनिक कैरियर वो जो टाइफाइड मेरी थी वो थी, ठीक है। अब ये कैरियर क्या चीज होता है, देखो पहले जब एक्टिवली किसी में इन्फेक्शन होगा तो उसके फीसेस में ये ऑर्गेनिज्म होगा ना, तो उससे कॉन्टामिनेशन हो सकता है, वो होता है कैरियर। अब कॉन्वलेसेंट कैरियर क्या होता है, जब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे हम लोग तब भी उसके फीसेस में तो ऑर्गेनिज्म रिलीज होते रहेंगे, तो 3 वीक से 3 मंथ तक रिकवरी के टाइम पे वो होता है कन्वलेसेंट कैरियर। और टेम्पोररी कैरियर कैसा होता है, जो 3 महीने से 1 साल के बीच में रिकवरी के टाइम पे ये टेम्पोररी कैरियर होता है, और 1 साल से ज्यादा हो गया रिकवरी का फिर भी फीसेस में रिलीज हो रहा है तो वो क्रॉनिक कैरियर रखे। कैसे होता है ये इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की वजह से होता है, एंटीबायोटिक डॉक्टर ने आपको दिया, आपने पूरा नहीं लिया, आप क्रॉनिक कैरियर बन सकते हैं, सिंपल। ओके याद रहेगा। अब विडाल टेस्ट के बारे में थोड़ा देख लो, टाइफाइड खत्म हो जाएगा। विडाल टेस्ट सेंसिटिव तो होता है पर स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। और इसमें बायोलॉजिकली फॉल्स पॉजिटिव याद रख लो, मिस से, मिस यानी कि मलेरिया, आई फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, एस फॉर एसएलई यानी कि सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। ओके याद रहेगा। अभी एंटीबॉडी टाइटर ओ एंटीजन के अगेंस्ट कितना होना चाहिए, 60। एंटीबॉडी टाइटर अगेंस्ट एच एंटीजन कितना होना चाहिए, 180। कैसे याद रखोगे, एच 180, देखो एक तो है 60 एक तो है 180, एच और 180, 80 ऐसे सिनोनिमस साउंड कर रहा है, एच और 180, ये वाला एक साथ होगा, और ओ एंटीजन के साथ 1:60, ऐसे याद रख सकते हो। इसमें एक और चीज है याद रखने की, विच इज वीक 1, 2, 3, 4 में हम लोग कौन सा सैंपल कलेक्ट करके उसे डायग्नोसिस करेंगे, इसे हम लोग याद रखेंगे वासु से। कैसे, वीक 1 में ब्लड कल्चर करेंगे, वीक 2 में एंटीबॉडी टेस्टिंग यानी कि विडाल टेस्ट करेंगे, वीक 3 में स्टूल कल्चर करेंगे, और वीक 4 में यूज से यूरिन कल्चर करेंगे। कितना आसान है देखा। चलो दोबारा से शिगेल्ला साल्मोनेला को रिवाइज करते हैं। शिगेल्ला एक नॉन एमएसटी है यानी कि नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड, लो इन्फेक्टिव डोज ऑर्गेनिज्म है। लो इन्फेक्टिव डोज ऑर्गेनिज्म और कौन से होते हैं, हाई स्कूल यानी कि एंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई, शिगेल्ला क्रिप्टोस्पोरिडियम, एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका और जियार्डिया लैम्बलिया। डिफरेंट शिगेल्ला स्पीसीज में फ्लेक्सनरी इंडियंस में ज्यादा मिलता है और सोनेई वर्ल्ड में ज्यादा मिलता है। सारी कैटलिस्ट पॉजिटिव होते हैं, मैरिटल फर्मेंटेशन पॉजिटिव होता है, सिर्फ डिसेंट्री कैटलिस्ट नेगेटिव होता है। ये एंटरबैक्टीरियेशिया फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमने पढ़े थे, और ये सारे नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होता है, सिर्फ सोनेई लेट लैक्टोज फर्मेंटर होता है। इसके अलावा टॉक्सिन दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन करता है। एक्सोटॉक्सिन दो टाइप्स के होते हैं, साइटोटॉक्सिन, शिगास्टॉक्सिन, और शिगेल्ला एंटेरोटॉक्सिन 1 and 2। इसके अलावा मोड ऑफ एक्शन एम सेल्स को अटैक करता है, मैक्रोफेज को रप्चर करता है, बेसिलैटरल साइड से विरुलेंस मार्कर एंटीजन, इन्वेसिव प्लाज्मिड एंटीजन और एक्टिन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से दूसरे सेल्स को इफेक्ट करता है, इनहिबिट करता है। 60S राइबोसोम का इनहिबिट करता है 60S राइबोसोम को
के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस को। इसके अलावा हमने पढ़ा शिगेलोसिस क्या है और डायग्नोसिस में स्टूल सैंपल कलेक्ट करना है, इम्बिक रिएक्शन माइनस प्लस माइनस माइनस, ट्रांसपोर्ट मीडिया सैक्स, बफर ग्लिसरॉल सलाइन, एनरिचमेंट मीडिया सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, टेट्रासाइनाइड ब्रॉथ, सिलेक्टिव मीडिया एक्सएलडी डीसीए, शिगेल्ला साल्मोनेला का। साल्मोनेला में सारे डायग्नोस्टिक फीचर सेम है। एंटीजन में हमने पढ़ा साल्मोनेला में OHBI, O वाला हीट स्टेबल होता है, H वाला हीट लेबाइल होता है। क्यों? फ्लैजेला, L से मैंने आपको बताया, याद रखना लेबाइल। रिएक्शन विद एंटीसीडिया में स्लो चौकी क्लम्स ग्रैन्युलर यानी कि गोल गोल बनता है O के साथ, और फास्ट लूज फ्लफी बनता है फ्लैजेलर यानी कि H एंटीजन के साथ। F फॉर फ्लैजेला, F फॉर फ्लास्ट, F फॉर फ्लफी। ओके, पैथोजेनेसिस एम सेल को अटैक करता है, सब म्यूकोजा में इन्वेट करता है। साल्मोनेला पैथोजेनेसिस आइलैंड फॉर्म करता है, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड के द्वारा सेकेंडरी बैक्टीरिया करता है, इसीलिए स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर दिखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर दिखने को मिलता है। इंटेस्टाइन में पी सूप डायरिया, फैगेटस्टाइन यानी कि फीवर और ब्रैडिकार्डिया पॉजिटिव होता है। इसके अलावा 4 टाइप्स के कैरियर हमने देखे, विडाल टेस्ट देखा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटीबॉडी टाइटर अगेंस्ट O एंटीजन होता है 1:60, एंटीबॉडी टाइटर अगेंस्ट 8 एंटीजन होता है 1:180। इसमें वीक 1, 2, 3, 4 में हम लोगों को ब्लड कल्चर, एंटीबॉडी टेस्टिंग यानी कि विडाल टेस्ट, स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर रिस्पेक्टिवली करना पड़ता है। हो गया, खत्म। चलो अभी डायग्रोजेनिक इकोलाई पढ़ लेते हैं, ये लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, अच्छा किसी को अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट आता है या फिर कुछ समझ में दिक्कत आती है या फिर कोई क्वेरी होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, इसलिए फटाफट देखो, फटाफट कमेंट करो, मैं भी फटाफट काम करने की कोशिश करूंगी जितनी मेरी हैसियत है। ओके, देखो अभी डायग्रोजेनिक इकोलाई को याद करने के लिए एक ट्रिक हमें याद करना पड़ेगा। बहुत सारी क्योंकि स्पीशीज है इसमें। हिट पैड, ठीक है। हिट पैड यानी कि एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई, आई से एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई, टी से एंटेरो टॉक्सिजेनिक इकोलाई, पी से एंटेरो पैथोजेनिक इकोलाई, एफ से एंटेरो एग्रीगेटिव इकोलाई एंड डी से सरप्राइज है। मैं बात बताती हूँ, ठीक है। तो EPEC देखो, अभी मैं ऐसे सीक्वेंस में नहीं है, हिट पैड आपको याद रखने के लिए, पर मैंने अपने सीक्वेंस में आपको बताया है। पहला है EPEC यानी कि एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई। इसके सीरोटाइप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगी कौन से वाले सीरोटाइप्स इंपॉर्टेंट है, बस वही याद रख लोगे तो चलेगा। पर अगर किसी को बहुत ज्यादा याद रखने की मतलब इच्छा होती है तो वो याद रख सकता है। अभी P को याद, BFP, सारा दिन GF दिमाग में घूमता रहता है ना तुम्हारा, तो BFP ऐसे याद रख लो, ठीक है। विच इज बंडल फॉर्मिंग पाइलाई, विच इज द एडहेशन मीडिएटर। देखो यहाँ पे कैटेगरी लिखा है, यहाँ पे एडहेशन मीडिएटर लिखा है, यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे ये डिजीज कर रहा है, और यहाँ पे डायग्नोसिस लिखा है, ठीक है। तो एडहेशन मीडिएटर होता है BFP यानी कि बंडल फॉर्मिंग पाइलाई। कैसे याद रखेंगे, ये P को उठाएंगे, P से पाइलाई, तो यहाँ इसके पीछे हम लोग BF लगा देंगे, बंडल फॉर्मिंग पाइलाई, याद रहेगा। इसके अलावा मैकेनिज्म क्या होता है, अटैचमेंट एंड इफेसमेंट लीजन ऑन द इंटेस्टाइनल वॉल, डायग्नोसिस होता है स्टूल कल्चर, सिंपल। EPEC क्लियर। चलो ETC देखते हैं। अभी ये ET देखो, इस T को हम लोग अगर ऐसे देखें तो ये टॉक्सिन है ना, ये टॉक्सिन है। इसमें सेरोटाइप होता है O6 एंड O8। अभी ये जो टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन अगर फैलाना हो, ETC यानी कि एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, अगर इसे फैलाना हो तो इसको हमें क्या देना पड़ेगा, कॉलोनाइजेशन करना पड़ेगा। पहले तो कॉलोनी बनाएगा, उसके बाद तो टॉक्सिन रिलीज करेगा। छोड़ो, ऐसे याद मत रखो। T है ना, तो ये फैक्टर में भी T आता है, किसी और एंटीजन मार्कर में या फिर एडिशन मीडिएटर में आपको T नहीं दिखेगा। कॉलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन में T है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई होगा, सिंपल याद रहेगा। इसका मैकेनिज्म सेम ऑफ कॉलेरा होता है। मैंने आपको बताया था ना कि CMP को इंक्रीज कर देता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होता है CAMP, एम को थोड़ा मॉडिफाई करो, E हो जाएगा, तो एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। देखा, मिल गया। चलो अभी ये वाला सेम कॉलेरा का मैकेनिज्म है, कैसे होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहे तो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। इसके डायग्नोसिस में हम लोग यूज करते हैं लैटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड एलाइसा, ठीक है। अभी एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई कौन सा होता है, आई से इन्वेसिव, आई से VI यानी कि विरुलेंस मार्कर एंटीजन, ठीक है। अभी ये इंटेस्टाइनल एपिथेलिया को अटैक करेगा, ये विरुलेंस मार्कर एंटीजन के द्वारा अल्सरेशन करेगा और डिसेंट्री होगा। कितना आसान है। इसमें हम लोग क्योंकि ये विरुलेंस मार्कर एंटीजन है तो विरुलेंस मार्कर एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे एलिसा से। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेरेनिस टेस्ट आपको याद रखना है। अभी तो खैर सेरेनिस टेस्ट होता नहीं है क्योंकि एनिमल क्रूएल्टी की वजह से, इसलिए मैंने आपको डिटेल्स में नहीं समझाया, पर किसी को जानने की इच्छा हो तो मुझे बताएं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और एक और है एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई, ये थोड़ा सा इसका सीरोटाइप इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है O157 एंड 87। मेरे साथ बोलो O157 87, O157 87, O157 87। लेक्चर खत्म होने के बाद साथ के साथ PDF में इसे ऐसे ही एज इट इज पढ़ना है, ये पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसमें होता है वीरोसाइटोटॉक्सिन और शिगालाइटॉक्सिन, जिसके की 2 सब यूनिट होता है, A यूनिट एंड B सब यूनिट। B सब यूनिट तो बाइंड करेगा GB3 रिसेप्टर ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और ये सब यूनिट जाएगा राइबोसोम को इनहिबिट करेगा। कैसा है ये एक्शन, ये बिल्कुल शिगेल्ला जैसा है। मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है 60S राइबोसोम को इनहिबिट करके, वही वाला तो है। देखो यहाँ पे भी राइबोसोम को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। इसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं सॉर्बिटल मैकॉन्ग के अगर के द्वारा। इसके अलावा एक और है विच इज एंटेरो एग्रीगेटिव इकोलाई और डिफ्यूजली एडहेरेंट इकोलाई। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस एक में होता है एग्रीगेटिव एडिशन फिम्बरी 1, इसमें होता है डिफ्यूज एडहेरेंस फिम्बरी, ठीक है। ए में होगा एग्रीगेटिव एडिशन फिम्बरी, ये डिफ्यूजली एडहेरेंट में होगा डिफ्यूज एडहेरेंस फिम्बरी। कितना आसान है। एग्रीगेटिव वाला क्या करेगा, हेप टू सेल में एडहेर होके
स्टॉक्ड ब्रिक पैटर्न, यानी कि ईंटों के ऊपर ईंट जैसे रखते हैं ना, तो स्टॉक ब्रिक पैटर्न में ऐसे जमा होगा और ईस्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। ईस्ट टॉक्सिन यानी कि एंटेरो एग्रीगेटिव स्टेबल टॉक्सिन, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है एंटेरो एग्रीगेटिव स्टेबल टॉक्सिन 1 ये प्रोड्यूस करेगा। ब्रिक पैटर्न, स्टॉक ब्रिक पैटर्न में ये अरेंज होकर ये डिजीज करेगा। तो हमें ईस्ट टॉक्सिन अगर हम लोगों को डिटेक्ट कर ले हम लोग टेस्ट में, तो हमने डायग्नोसिस कर लिया। और ये जो डिफ्यूजली एडेरेंट है ये सेम होता है, बस इसमें स्टॉक ब्रिक पैटर्न की जगह ये डिफ्यूज भी होता है, यानी कि पूरे में फैला हुआ होता है। तो यही हो गया डिफरेंस। कितना आसान है देखा। देखो दोबारा से इस चार्ट को रिवाइज करते हैं, विच इज एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई, जो कि बंडल फॉर्मिंग पिलाई फॉर्म करता है। कैसे याद रखोगे, पी से इसे पी के पीछे बी एफ ऐड कर दो, बंडल फॉर्मिंग पिलाई जो कि अटैचमेंट डिफेसमेंट लीजन करता है इंटेस्टाइनल वॉल पे। कल्चर ऑफ स्टूल से हम लोग इसे पता कर सकते हैं। एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई सेम कॉलेरा जैसा है, इसीलिए कॉलेरा से याद रख लो कॉलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन, या फिर मैंने एक और ट्रिक बताया टी से फैक्टर, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई क्या होता है, विरुलेंस मार्कर एंटीजन प्रोड्यूस करता है। आई से इन्वेसिव, आई से वीरुलेंस, ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में इन्वेड करता है, अल्सरेशन करता है, इसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं, विरुलेंस मार्कर एंटीजन डिटेक्ट करते हैं एलिसा के द्वारा या फिर सेरेनिस टेस्ट। एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सीरोटाइप याद रखना है, वो 157 एंड 87 वीरोसाइटोटॉक्सिन या फिर शिगाज लाइक टॉक्सिन है। 2 सब यूनिट है, बी सब यूनिट अटैच होता है किसके साथ, GB3 रिसेप्टर ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और ये सब यूनिट क्या करता है, राइबोसोम को इनहिबिट करके प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है। इसे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं सॉर्बिटल मकाओ के आकार के द्वारा। एंटेरो एग्रीगेटिव इकोलाई एंड डिफ्यूजली एडेरेंट इकोलाई में जरा सा डिफरेंस है, एक में स्टॉक ब्रिक अपीयरेंस बनता है और एक में डिफ्यूजली ये हर जगह पे प्रेजेंट होता है। एक में होता है एडिशन मॉलिक्यूल एग्रीगेटिव एडिशन फिम्ब्रियो 1, एक में होता है डिफ्यूज एडेरेंट फिम्ब्रियो। पहले वाले को हम लोग डिटेक्ट करते हैं ईस्ट टॉक्सिन से, यानी कि एंटेरो एग्रीगेटिव स्टेबल टॉक्सिन। ठीक है, हो गया। चलो इसको दोबारा से आपको देखना है, इसके पीडीएफ को पढ़ना है, थोड़ा मुश्किल है पर मैंने आपको जितनी हो सके आसानी से बताया, या फिर आप लोग अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको और दिक्कत होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां पे जाके ज्वाइन करके ये नोट्स एक्सेस करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।